Hello students, today we are going to discuss about two important international organizations. The one is the World Bank and the other one is IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये दोनों संस्थाएं जो इतनी बहुत बड़ी संस्थाएं हैं और जो लोन प्रोवाइड करने का काम करती हैं, किसी भी एक कंट्री को जिसको किसी समय पर भी लोन की जरूरत पड़ती है या तो उनकी इकोनॉमी डगमगाने लगती है, उनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट, एक फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की जब जरूरत पड़ती है, तो वो किसी एक ऐसी बड़ी संस्था की ओर मुख करते हैं। वो संस्था होती है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि इसका गठन कैसे हुआ। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसका जो गठन हुआ था वो यूएन कॉन्फ्रेंस हुई थी एक 1994 में, जिसको हम बोलते हैं ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। उसके तहत किया गया था। एक यहाँ पर एक ब्रेटन वुड एग्रीमेंट होता है। इस एग्रीमेंट के तहत दो संस्थाओं का गठन होता है। एक संस्था को हम बोलते हैं आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और दूसरी संस्था को हम बोलते हैं वर्ल्ड बैंक। अब जब मैं इनकी बात करती हूँ तो एक साथ में चूंकि इनका गठन हुआ है तो हम इनको ट्विन सिस्टर भी कहते हैं। तो अगर कभी पूछ लिया जाए कि ट्विन सिस्टर कौन है, तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक होगा। और अगर पूछ लिया जाए कि ब्रेटन वुड ट्विन सिस्टर कौन है, अगर ब्रेटन वुड के नाम से भी पूछ लिया जाता है ब्रेटन वुड ट्विन कौन है, तो हम बोल सकते हैं आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। अब देखिए, ट्विन है तो जाहिर सी बात है गठन एक ही दिन हुआ होगा। तो इन द ईयर ऑफ 1945 में इनका स्टैब्लिशमेंट होता है, ये आप सबको ध्यान रखना। इन द ईयर ऑफ 1945 में इनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ और हेडक्वार्टर भी दोनों का सेम ही रहेगा, दैट इज वॉशिंगटन डीसी। दैट इज वॉशिंगटन डीसी। हेडक्वार्टर भी दोनों का सेम रहेगा। एग्रीमेंट जो हुआ था वो 1944 में हुआ था, जब ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसके तहत एक ब्रेटन वुड कमीशन आया था जिसके तहत ये एग्रीमेंट साइन किया गया था। अब देखिए, ट्विन सिस्टर्स हैं मानते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। डिफरेंस किस चीज का हो सकता है? तो लोन प्रोवाइड करने की कैपेसिटी में डिफरेंस हो सकता है। जब मैं बात करूंगी आईएमएफ की, तो जब भी मैं बोलूं आईएमएफ या कभी भी आप क्वेश्चन पढ़े आईएमएफ का, तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए, हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात कर रहे हैं। किसी भी एक कंट्री को जहां पर बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आता है, उस कंट्री को आईएमएफ का ध्यान आता है और वो तुरंत आईएमएफ से लोन लेने के लिए पहुंच जाता है। व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस? सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। तो देखिए, जब हम एक कंट्री की बैलेंस शीट की जो बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं बैलेंस शीट की। जैसे कि हम लोग अकाउंट्स में एक बैलेंस शीट मेंटेन करके चलते हैं कि हमने इतना खर्चा किया, हमारे पास इतना पैसा आया था, हमने उसको इतना इतना इन्वेस्ट किया, इतना यहाँ पर खर्च किया। उसी तरह से एक कंट्री की भी बैलेंस शीट होती है, जिसमें वो अपने एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स की जानकारी रखता है कि कितना हमने एक्सपोर्ट किया है, कितना हमने इंपोर्ट किया है। ठीक है ना? तो कौन कौन सी चीजें एक्सपोर्ट्स में आएंगी, कौन कौन सी चीजें इंपोर्ट में आएंगी, इसमें कुछ रिसीट्स, पेमेंट्स, ये सारी चीजें भी आती हैं। वो एक फाइनेंशियल टर्म है अलग ही। लेकिन अगर मैं मोर और लेस बोलूँ तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का हमको बैलेंस बना के चलना पड़ता है। कोई भी कंट्री ऐसा नहीं कर सकती कि केवल एक्सपोर्ट ज्यादा करे, इंपोर्ट बहुत कम करे उसके कंपैरेटिवली। या कोई भी कंट्री ऐसा नहीं कि कर सकती केवल वो इंपोर्ट इंपोर्ट कर ले। अगर वो बहुत ज्यादा इंपोर्ट करना स्टार्ट कर देगी तो क्या होगा, उसके पास भी पैसे की कमी हो जाएगी। और उनकी जो, अगर मैं बोलूँ कि जो डोमेस्टिक हमारा मार्केट है वो कहीं ना कहीं गिरने लगेगा। और अगर मैं बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करने लगूँ तो मैं अगर एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा कर रही हूँ तो उस केस में मेरे पास पैसा तो बहुत दूसरी कंट्री से आएगा ही आएगा। लेकिन अगर मेरे पास पैसा आ रहा है तो उस पैसे का मेरे को यूटिलाइजेशन भी बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। और बहुत बार पैसा आना भी सही बात नहीं है, क्योंकि फिर देखिए, आप एक बहुत बड़ी इकोनॉमी जरूर बन जाते हैं, लेकिन फिर आपको अपनी कंट्रीज के लिए भी अच्छा काम करना है। और कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं जिसमें आप एक लिमिट तक ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों की बात आ जाती है। तो जो बैलेंस शीट होती है, इसको हमको बैलेंस करके चलना पड़ता है। हमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं देना है कि एकदम हमारा एक्सपोर्ट 150 है और हम इंपोर्ट केवल 10 का कर रहे हैं। ये इतना ज्यादा वास्ट डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, कि बैलेंस नहीं हो पा रहा हमारा अकाउंट, हमारी बैलेंस शीट सही से नहीं आ पा रही है। उस केस में हम लोन लेने के लिए कहाँ पहुंच जाते हैं? हम आईएमएफ के पास पहुंच जाते हैं। ठीक है। अब दूसरी बात होती है कि जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की बात करते हैं
तो जाहिर सी बात है, हम बैलेंस शीट 1 साल के लिए निकाल रहे हैं ना, तो ये हम शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं। तो जो भी शॉर्ट टर्म का हमको लोन लेना है, थोड़े समय के लिए हमको लोन लेना है, तो हम आईएमएफ की तरफ जाते हैं। इसी के साथ अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं तो 7 इयर्स तक, 7 इयर्स तक का जो टाइम पीरियड होता है वो आप ध्यान रखेंगे कि 7 साल तक के लिए आप लोन ले सकते हैं। फिर ये डेट अग्रीमेंट होके बढ़ती भी जाती है, उसमें कोई इशू नहीं होता, लेकिन मोर और लेस अगर हम 7 साल तक की बात करेंगे तो हम आईएमएफ से लोन लेते हैं। अब वही हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड बैंक की। तो देखिए, जो वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी, उसका नाम सबसे पहले आईबीआरडी था, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो ये रिकंस्ट्रक्शन का काम करता था। क्या हुआ था कि जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, उस समय पर हमने देखा कि बहुत सारी जो कंट्रीज हैं, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो गया है, वहां पर हमको फिर से कंस्ट्रक्शन करने की आवश्यकता पड़ी है। बहुत सारी बिल्डिंगें तबाह हो गई, बहुत सारे स्कूल खराब हो गए हैं, बहुत सारी ऐसी सार्वजनिक जरूरत की चीजें हैं जो खराब हो गई थी। उस केस में हमको उसको रिकंस्ट्रक्ट करना था। अब देखिए, ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर से निकले हैं देश, तो उनके पास उतना पैसा तो होगा नहीं, तो वो यहाँ पर लोन किससे लेंगे, तो वो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक से लोन लेंगे। तो किसी भी देश को रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के लिए अगर लोन चाहिए है तो वो कहाँ जाएगा, वर्ल्ड बैंक के पास जाता है। अब देखिए, डेवलपमेंट 2 या 3 साल में या 7 साल में तो होगा नहीं, डेवलपमेंट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। तो जब ये लॉन्ग प्रोसेस है, तो जाहिर सी बात है ये हमको लोन कैसा प्रोवाइड करेगा, ये हमें लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करेगा। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म लोन लेना है तो आप कहाँ चले जाएंगे, आप वर्ल्ड बैंक जाएंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए, कितना समय तक हम, ग्रेटर देन 30 इयर्स, इतना ज्यादा अगर आपको लोन चाहिए है तो आप जा सकते हैं वर्ल्ड बैंक। आप मतलब हम और आप नहीं जा सकते, जाहिर सी बात है, कंट्रीज जा सकती हैं। कहाँ जा सकती हैं, आईबीआरडी, दैट इज वर्ल्ड बैंक। पहले इसको आईबीआरडी ही कहा जाता था, वर्ल्ड बैंक को, बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया है और अब हम इसे वर्ल्ड बैंक के नाम से ही जानते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक पे। जब भी मैं बोलूँ शॉर्ट टर्म लोन की, तुरंत दिमाग में क्लिक होगा आईएमएफ, एंड जब भी मैं बात करूँ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की, तो तुरंत दिमाग में आएगा आईएमएफ। जब भी मैं रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट की बात करूं तो हमारा रुख हो जाना चाहिए वर्ल्ड बैंक की तरफ। ट्विन सिस्टर कहा जाता है, दोनों का स्टैब्लिशमेंट 1945 में हुआ और हेडक्वार्टर दोनों का वॉशिंगटन डीसी में है। आगे बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब हम देख लेते हैं, यहाँ पर 190 मेंबर कंट्रीज हैं। देखिए, स्टार्टिंग में कम कंट्रीज थी, लेकिन अभी एट प्रेजेंट की अगर मैं डेटा की बात करूं तो यहाँ पर 190 मेंबर कंट्रीज हैं। इनका नाम आप लोगों को ध्यान रखना है कि कितनी टोटल मेंबर कंट्रीज हो गई हैं, 190 मेंबर कंट्रीज हो गई हैं। और जो 190th नंबर की है, वो कभी अगर एग्जाम में पूछ ली गई तो याद रखेंगे आप, एंडोरा। 190th नंबर की कंट्री है एंडोरा। ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं किस किस चीज के लिए हम आईएमएफ के पास जा सकते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि तुरंत हमारे दिमाग में एक तो क्लिक हो जाएगा कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस है उसके लिए। अब देखिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो जाहिर सी बात है इंटरनेशनल ट्रेड इंक्लूड रहेगा, तो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करने का काम करेगा। ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन, वही है ना, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जहां बात हो रही है, तो मॉनेटरी पॉलिसीज जो ग्लोबल लेवल पर चलती है उसकी भी हम बात करेंगे, हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की भी बात करेंगे यहाँ पर। हम यहाँ पर हाई एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ की भी बात करेंगे। हम हाई एम्प्लॉयमेंट किस केस में हो जाएगा, जब हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें, उस केस में हम बात करें। हमको पॉवर्टी को रिड्यूस करना है, क्योंकि हम सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं और सस्टेनेबिलिटी का गोल ही है कि पॉवर्टी को रिड्यूस करना है। तो देखिए, जब हम सस्टेनेबल की बात कर रहे हैं, तो जो उसका फर्स्ट गोल है पॉवर्टी को कम करने का, वो तो आएगा ही आएगा, वो आपको ध्यान ही रखना है। अब देखिए, ये माइक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो नहीं सकती, क्योंकि हम बियॉन्ड द नेशनल बॉर्डर्स जा रहे हैं। अगर हम विद इन द नेशनल बॉर्डर्स बात करते हैं तो हम माइक्रो इकोनॉमिक की बात करते हैं, लेकिन हम बियॉन्ड द नेशनल बॉर्डर्स जा रहे हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ की यहाँ पर बात कर रहे हैं। और उसी से रिलेटेड जितने भी एक्सचेंज रेट डिसाइड होगा, जो भी इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम यूज करना है हमको, जो भी एग्रीमेंट यूज करना है, ये सारा कुछ कौन बताएगा हमको, आईएमएफ ही बताता है। ये बेसिक इसके फंक्शनैलिटीज हो जाती है, आईएमएफ कहाँ कहाँ आता है। अब एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आता है जब हम आईएमएफ पढ़ते हैं, तो आता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। अब देखिए, हम सभी जानते हैं कि हम आईएमएफ की बात कर रहे हैं, तो हम एक ऐसी टर्म की बात कर रहे हैं जहां पर कुछ ट्रेड ओरिएंटेड बात हो रही है, इंटरनेशनल ट्रेड। और यूजुअली हम जानते हैं इंटरनेशनल ट्रेड हम किस करेंसी में करते हैं, डॉलर्स में करते हैं। अब बहुत सारी कंट्रीज है, देखिए 190 मेंबर्स हैं,
तो हर एक मेंबर रेडी हो डॉलर में व्यापार करने के लिए, ये जरूरी नहीं है। तो बहुत सारे मेंबर्स ने इस पर आपत्ति जताई और उन्होंने कहा हमको एक ऐसी करेंसी की आवश्यकता है जहां पर हमें कुछ बास्केट ऑफ करेंसीज मिले, किसी एक करेंसी पे डिपेंड नहीं होना है हमको, हमको बास्केट ऑफ करेंसी यहाँ पर प्रोवाइड करना चाहिए। तो वो बास्केट ऑफ करेंसी क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट जिसको हम कहते हैं। तो IMF की जो करेंसी है वो कौन सी है, इट इज नॉट अ करेंसी, IMF यूनिट ऑफ अकाउंट जिसको बोला जाता है, ये एक तरह का बास्केट ऑन मार्केट एक्सचेंज रेट्स है, या आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, इट इज बेस्ड ऑन द बास्केट ऑफ करेंसी। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है बास्केट्स ऑफ करेंसी। अब इस बास्केट में कौन कौन सी करेंसीज आती है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो इसमें कौन कौन सी करेंसीज इंक्लूड है, एक तो US का डॉलर इंक्लूड है, एक यूरो इंक्लूड है जो यूरोप में चलता है, जापानीज येन है, पौंड स्टर्लिन है एंड चाइनीज रेनमिनबी, ये रिसेंटली इंक्लूड हुआ है 2016 में। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है, इन नामों से क्वेश्चन पूछने की संभावना ज्यादा रहती है, ठीक है ना। तो आप इन सारे जितने भी करेंसीज यहाँ पर दी गई इनमें ट्रेड कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं कि आपको डॉलर में ही करना है, आप किसी और में करना चाहते हैं तो आप उसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो भी रिव्यू होता है इनका करेंसी का, वैल्यूएशन जो भी करते हैं, डिवैल्यूएशन जो भी होता है, वो जो होता है ये IMF हर 5 साल में करता है कि डॉलर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, यूरो की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कभी इसमें कुछ एड ऑन करना है कोई करेंसी तो वो भी इसमें एड ऑन होती है, लेकिन हर 5 साल में, ये याद रखिए। आगे बात करते हैं इंडिया और IMF के संबंधों के बारे में बात कर लेते हैं। तो इंडिया इज अ फाउंडर मेंबर ऑफ IMF, हम सभी जानते हैं कि जब हमने इसके पहले वाली क्लास में भी पढ़ा था कि यूनाइटेड नेशंस की हमने स्थापना पढ़ी थी जब इन द ईयर 1945 में, तो उसका भी संस्थापक सदस्य था भारत, और इधर पे IMF की स्थापना हो रही थी तो इसका भी संस्थापक सदस्य बन गया था भारत। अब यहाँ पर भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो द गवर्नर ऑन द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ द IMF, दैट इज जो हमारा RBI का गवर्नर होता है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जो RBI का गवर्नर होता है, ही इज द एक्स ऑफिशियो गवर्नर ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ IMF, ये आपको ध्यान रखना है। तो RBI का जो गवर्नर है वही जो है वो भारत की तरफ से IMF में जाकर बैठता है, वही वहां के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में गवर्नर बनकर जाता है, ठीक है। अब रुक कर लेते हैं हम वर्ल्ड बैंक की तरफ। अब देखिए जब भी मैं वर्ल्ड बैंक की बात करती हूँ तो वर्ल्ड बैंक अपनी एक संस्था नहीं है, वर्ल्ड बैंक एक ग्रुप है, ये हमको ध्यान रखना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड बैंक और IMF की स्थापना साथ साथ में हुई है, तो यहाँ पर भी अब ये 189 कंट्रीज नहीं रही है, अब ये 190 कंट्रीज हो गई, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है ना। अब इसमें जब हम बात करते हैं कि ये 5 डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो इसके अंदर काम करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम वर्ल्ड बैंक को IBRD के नाम से जानते थे, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। एक अलग संस्था होती है जिसको हम बोलते हैं IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। एक होती है संस्था जिसको हम बोलते हैं IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। एक होता है मीगा, मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी, एंड ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। बारी बारी से एक के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर मैं बात करती हूँ IBRD की, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि वर्ल्ड बैंक जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट की जरूरत पड़ी थी कंट्रीज में, तब पॉवर्टी को एलिमिनेट करना हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य था, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य था, तब हमने IBRD की स्थापना करी जिसको आज हम वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फाइनेंस सपोर्ट वैसे ही प्रोवाइड किया जाता है जैसे प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन मैंने आपको जैसे कि बताया था डेवलपमेंट का काम है तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है। आगे बात कर लेते हैं IFC की, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं हम। जब हम इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बात करते हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए इट इज अ प्राइवेट सेक्टर इन डेवलपिंग कंट्रीज। क्यों, देखिए हर बार केवल पब्लिक सेक्टर को पैसों की जरूरत हो, मतलब गवर्नमेंट को ही पैसों की जरूरत हो, ये जरूरी नहीं रहता है, प्राइवेट सेक्टर को भी टाइम टाइम पर लोन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अगर कोई प्राइवेट सेक्टर है वो कहीं पर रिकंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट का काम कर रहा है तो वो भी वर्ल्ड बैंक में जा सकता है। किस शाखा में जाएगा, IFC में जाएगा, जो कि
प्राइवेट सेक्टर आर्म ऑफ द वर्ल्ड बैंक कहलाता है? ये बिल्कुल डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विच अमंग फॉलोइंग द प्राइवेट सेक्टर आर्म ऑफ द वर्ल्ड बैंक। चार नाम दिए रहेंगे, ऑप्शंस आपको टिक करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि आईएफसी ही एक ऐसा है जो कि प्राइवेट सेक्टर आर्म ऑफ द वर्ल्ड बैंक कहलाता है। कमर्शियल प्रोजेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी कोई कंपनी है उसको मैंने एक काम दे दिया है कि आपको यहाँ पर इतना रिकंस्ट्रक्शन का काम करना है, या आपको फिर से एक कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर करना है, डेवलपमेंट का काम करना है आपको, तो वो कंट्री कहाँ से लोन लेगी? अब देखिए गवर्नमेंट के पास तो इतना लोन है नहीं, और एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट तो है नहीं, उसने आपको दे दिया है, तो प्राइवेट सेक्टर कहाँ जाएगा? आईएफसी में जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, एक होता है आईडीए। ये जो होता है ये वर्ल्ड की पुअरेस्ट कंट्रीज के लिए हेल्प करता है, और जो इसका जो क्रेडिट परसेंट होता है वो बहुत कम रहता है। ये ध्यान रखेंगे, जिस अमाउंट पर ये हमको लोन प्रोवाइड करते हैं वो सबसे ज्यादा कम होता है आईडीए के द्वारा। तो इसीलिए आईडीए जो होता है वो पुअरेस्ट कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करता है। हमने देखिए हर एक जगह बात कर ली है, हमने बात कर ली है कि पब्लिक सेक्टर को लोन कौन देगा, हमने बात कर ली प्राइवेट सेक्टर को लोन कौन देगा, हमने बात करी पुअरेस्ट कंट्रीज को लोन कौन प्रोवाइड करेगा, तो दैट इज आईडीए लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, और जिसका इंटरेस्ट रेट रहता है वो आप ध्यान रखेंगे बहुत ज्यादा मिनिमम रहता है कि कंट्रीज इजीली पे कर सकती हैं। बहुत वेरी लो, देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है वेरी लो इंटरेस्ट चार्ज इन लोग लेते हैं आपसे। और 30 to 38 ईयर्स, ग्रेटर देन 30 ईयर्स मैंने आपको बताया था पहले, लोन लेने के लिए आप यहाँ पर जा सकते हैं। तो इस तरह से ये काम करता है। ठीक है ना, इसमें बहुत ज्यादा हमको डिटेल में जानने की आवश्यकता नहीं होती, बस हमको इतना पता होना चाहिए कि पुअरेस्ट कंट्रीज के लिए कौन सा काम करता है, इसलिए इसको हम सॉफ्ट विंडो भी कहते हैं। ये ध्यान रखेंगे आप लोग, आईडीए को हम सॉफ्ट विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं। आगे बात कर लेते हैं आईसीएसआई। अब देखिए मैंने आपको बताया है कि कंट्रीज एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रही हैं, अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में उनके बीच में डिस्प्यूट भी तो हो सकता है, बहुत बारी होता है, एग्रीमेंट साइन करने के बाद भी कुछ ना कुछ डिस्प्यूट हो जाता है। तो अब वो डिस्प्यूट सेटलमेंट कहाँ होगा? तो वो डिस्प्यूट सेटलमेंट आईसीएसआईडी कन्वेंशन के थ्रू होगा। इसलिए कंट्रीज आईसीएसआईडी को भी साइन करती हैं। अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूं तो आईसीएसआईडी 1966 में स्टैब्लिश हुआ था, और आईसीएसआईडी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज जो होती हैं या कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं, उनमें कुछ फ्लॉज आ जाते हैं या कोई उसको मान नहीं रहा है, उसमें कुछ डिस्प्यूट्स हो गए हैं कंट्रीज के बीच में, तो वो सॉल्व करने के लिए आप आईसीएसआईडी जाते हो। क्योंकि आपको पता है कि ये वर्ल्ड बैंक से जुड़ा हुआ संस्थान है, और वर्ल्ड बैंक से हो सकता है आपने लोन लिया हो या कुछ डिस्प्यूट हो गया है अगर आपके बीच में, तो आप डायरेक्टली आईसीएसआईडी जा सकते हैं। ठीक है ना, आगे बात कर लेते हैं मीगा की। हम बात करते हैं तो मीगा जो होता है ये क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए यूज किया जाता है। तो जितने भी वर्ल्ड बैंक ग्रुप में हम अगर मीगा की बात कर रहे हैं, तो क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट जो भी हो रहा है उसको प्रमोट करने के लिए। देखिए अब क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट ऐसा होता है कि ये कंट्री का खुद का होता है, उसको किसके साथ करना है किसको नहीं करना है। हो सकता है किसी कंट्री के साथ उसकी अच्छी बनती नहीं है तो वो करना नहीं चाहती है उसके साथ ट्रेड, तो उस केस में आप बोल दो कि अगर आप वर्ल्ड बैंक में हैं तो आपको मीगा की सदस्यता लेना ही पड़ेगी, तो ये जरूरी नहीं है और ये अच्छी बात भी नहीं होती है। ठीक है ना, तो बहुत सारे केसेस में आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा संस्थान क्या काम कर रहा है। तो मीगा यहाँ पर प्रमोट करता है क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट, अच्छी बातें करता है, बहुत सारी कंट्रीज इसको मानती है, बहुत सारी नहीं मानती है। मतलब ऐसा है कि बाध्यकारी नहीं हो जाता है कि आपको करना ही करना है। ठीक है ना, आगे बात कर लेते हैं। मीगा एक कन्वेंशन हुआ था, देखिए इसकी स्थापना भी अगर आप लोग ध्यान रख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है कि 1985 में हुआ था, और मीगा का जो स्टैब्लिशमेंट एज अ न्यूएस्ट मेंबर ऑफ अ वर्ल्ड बैंक 1988 में हुआ था। ये आप याद रखेंगे क्योंकि इसके लिए जो प्रस्ताव आया था आईबीआरडी में 85 में आया था, और 88 में इसको हमने वर्ल्ड बैंक का एक संस्थान बना दिया था, पहले वर्ल्ड बैंक में इंक्लूडेड नहीं था। इसी बहुत सारी कंट्रीज देखिए इसको मानती भी नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि हम अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे ही इजीली जो क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट को जो आप प्रमोट कर रहे हैं वो हम अपने लेवल पर कर लेते हैं, तो उतनी ज्यादा बहुत सारी कंट्रीज इसकी रिक्वायरमेंट मानती नहीं है। चलिए, तो ये सारा हो गया वर्ल्ड बैंक का ग्रुप, क्या क्या होता है उसमें। अब इंडिया की वर्ल्ड बैंक के साथ कैसी बनती है वो भी हम देख लेते हैं। तो इंडिया वॉज वन ऑफ द 44 ओरिजिनल सिग्नेटरी, जितने भी सिग्नेटरी थे उसका 44 नंबर पे इंडिया भी था जब ब्रेटन वुड
एग्रीमेंट हो रहा था उस समय पर भारत भी था, जैसे कि आईएमएफ का फाउंडिंग मेंबर है तो इसका भी फाउंडिंग मेंबर है, जाहिर सी बात है साथ में बने हैं दोनों। और फाउंडिंग मेंबर आईएफसी का भी है भारत, क्योंकि उसने बोला है कि भाई आपको प्राइवेट सेक्टर्स के लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो 1956 में फिर प्राइवेट सेक्टर के लिए आम बन गया। और आईडीए भारत ने कहा कि आपको पुअर नेशंस के लिए भी करना चाहिए, तो 1960 में आईडीए भी भारत के ही कहने पर बनाया गया था। ठीक है, फाउंडिंग मेंबर किसका है भारत, मीगा का भी है। 1994 में मीगा के लिए भी भारत ने बोला कि देखिए मीगा अगर इस तरह की कोई चीज आ रही है तो हम भी इसको प्रमोट करेंगे। लेकिन तुरंत भारत ने उसकी मेंबरशिप एक्सेप्ट नहीं करी थी। कब करी है, जनवरी 1994 में भारत ने इसकी मेंबरशिप एक्सेप्ट की है। एक चीज ध्यान रखने वाली है, भारत आईसीएसआईडी का सदस्य नहीं है। भारत कह रहा है कि हम एग्रीमेंट जो भी करते हैं हमको उसमें बहुत ज्यादा डिस्प्यूट नहीं हो रहा है, तो वो हम सेटलमेंट खुद कर लेंगे, हम आपके पास नहीं आएंगे। वो बोल रहा है इट इज आईसीएसआईडी कन्वेंशन इज नॉट फेयर, कन्वेंशन रूल फॉर आर्बिट्रेशन लर्न टू द डेवलप्ड कंट्रीज, क्योंकि बहुत सारे जो इसमें कन्वेंशंस में बातें कही गई हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस लगाए जाते हैं वो डेवलप्ड नेशंस के को ध्यान में रखकर ही बनाए गए हैं। और हम डेवलपिंग कंट्रीज हैं तो हमारे लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। इसलिए भारत ने बोल दिया है कि हम इसकी सदस्यता नहीं लेंगे, हम फाउंडिंग मेंबर जिस जिसके हैं हम उसकी हमने सदस्यता ले ली है, और बस अब हम उनके ही सदस्य बन के रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक। यहाँ पर हमारी जो दोनों संस्थाएं हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। बेसिक बेसिक क्वेश्चंस ही इससे पूछे जाते हैं। होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर होंगी। थैंक यू सो मच।